सभी वालों को हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो है नया साल बहुत ही रोचक, रोमांचक और आपके करियर के लिए बेहतरीन हो, ये हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ऐसे मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और आज कल भी मतलब कल जो बीत गया है, कल उसकी बात कर रहा हूँ। और आज एक ही क्लास लिया मैं, क्योंकि थोड़ा नया साल का माहौल चल रहा है, आप लोग बिजी होंगे नया साल मनाने में, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहा हूँ आप पे। कल से जो है लगातार दो क्लासें होंगी, कोशिश करूँगा दो क्लास जो है अपलोड कर दूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं घटना चक्र वाला ही सीरीज। और इसका पहला पार्ट जो है अपलोड हो चुका है 10वां चैप्टर का। 10वां चैप्टर का दूसरा पार्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि मैकोनिक अभिरंजित लीकर में एमनियोटिक द्रव का रंग है। ठीक है, देखिए जो मैकोनिक अभिरंजित लीकर होता है उसमें क्या करता है, बच्चा तैरता है। उसी में जो एक शेप होता है उसमें बच्चा तैरता है। उसमें बोल रहा है कि जो एमनियोटिक द्रव होता है, जो जिस द्रव के अंदर बच्चा रहता है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, तो थोड़ा हरे रंग का होता है, पानी जैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है या लाल रंग का होता है। जो उत्तर हो जाएगा उसका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि थोड़ा हरे रंग का होता है। घबराने की बात नहीं है, जब देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैकोनिक अभिरंजित लीकर होता है, स्ट्रेंड लीकर होता है, ठीक है, मैकोनिक अभिरंजित लीकर मैकेनिक स्ट्रेंड लीकर में जो एमनेटिक द्रव का रंग होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश होता है, हल्का होता है। ठीक है, अब देखिए आपको बिना उस चीज़ को देखे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डायरेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ रहे हैं, मैकेनिक स्ट्रेंड फ्लूइड, ठीक है, एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, ये लीकर है। कहने का मतलब उसमें जो ये जो तैर रहा है बच्चा, जो बच्चा तैर रहा है, जिसको कहा जा रहा है एमनियोटिक द्रव, इसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक लिक्विड। इसी का रंग पूछ रहा है। तो जिस लिक्विड में बच्चा तैर रहा है उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग देख रहे हैं आपको थोड़ा सा हरे रंग का है। ठीक है, हरा रंग दिख रहा होगा। ये लिक्विड जो है बच्चा जिसमें तैर रहा है, इसमें जो एक किस रंग का है, थोड़ा सा हरे रंग का है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। ठीक है, प्रसरण प्रक्रिया के तीसरे चरण में के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं सिवाय की। जो प्रसरण पीड़ा होता है, देखिए उसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, प्रसरण पीड़ा के 3 चरण होते हैं। तीनों चरण और डिलीवरी के चरण, सारे चरण मैं पढ़ा चुका हूँ। कृपया करके सब कुछ यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है। उस चैप्टर को जाइए, 10वां चैप्टर को, और देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है मुख्य सेविका का, मेरे चैनल पर जाइए, मुख्य सेविका का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख लीजिए। एकदम बेहतरीन ढंग से बताया गया है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, ठीक है, चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ हवाई मामला है। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी है। बिना आपके दिमाग में इमेज बने हुए कैसे कैसे मामला होता है, उस चीज़ को समझे हुए आप जो है चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हवाई में मत पढ़िए, कृपया करके जो है सब कुछ जाके देख लीजिए। तो अब इसमें पूछ रहा है कि प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण में सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं सिवाय की, माने कौन सा इसमें शामिल नहीं है। देखिए ऑक्सीटोसिन का उपयोग शामिल है। ऑक्सीटोसिन का दिया जाता है क्यों, लेबर पेन को बढ़ने के लिए, ठीक है, मुंह को खोलने के लिए। गर्भाशय मसाज दिया जाता है। प्लेसेंटा की डिलीवरी भी होती है। और ये कच्छ पालन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। बाकी ये सब चीज़ें हमारे लिए ये होती हैं किसमें, सक्रिय प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण में, मतलब जो सक्रिय प्रबंधन होता है उसमें। ठीक है, जो प्रसव पीड़ा के जो तीसरा चरण होता है, सक्रिय प्रबंधन घटकों में कच्चा पालन की रूमिंग इन जो है शामिल नहीं है, बाकी सभी चीज शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। चलिए देखिए, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रसारित किया जाता है। ठीक है, अब जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हम लोग कल भी पढ़े थे कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो दिया जाता है, ठीक है, उसमें जो किस तरह से ये दिया जाता है, ठीक है, किस तरह से ये मतलब कहने का मतलब किस तरह से इस चीज़ को दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान। तो आपको इस सामने ऑप्शन है बोलस के थ्रू। बोलस मतलब होता है कि कैप्सूल के द्वारा, या इंट्रोवेनस इन्फ्यूजन के द्वारा, फास्ट पुश के द्वारा, या अंतरपेशी द्वारा। तो देखिए इंजेक्शन देने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ इंजेक्शन जो है मांसपेशियों में दिया जाता है, कुछ जो है वेंस में दिया जाता है, सीधे वेंस में दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको जो आपका ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो कैसे दिया जाता है। तो जो 23 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इंट्रोवेनस इन्फेक्शन, मतलब कि जो है नस में दी जाती है, वेनस में दी जाती है। ठीक है, वेन्स में दी जाती है। तो जो
प्रसव पीड़ा के दौरान जो है जो इंट्रोवेनस इन्फ्यूजन विधि होती है इसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से यानी कि इंट्रोवेनसली प्रसारित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि इंट्रावेनसली मतलब कि वेन्स में दिया जाता है, सीधी सी बात है, आप समझिए सिराओं में दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 24 पर आते हैं। एपिसियोटमी के निम्न के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब एपिसियोटमी क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। मैं बताऊंगा बेहतरीन ढंग से, आपको सब समझ में आ जाएगा। बताइए, प्रसव पीड़ा के शुरुआत में, प्रसव पीड़ा का पहला चरण में, प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में, या प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण में, तो बताइए कौन सा है। तो जो 24वें का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि प्रसव पीड़ा, जो प्रसव पीड़ा का एपिसियोटमी जो किसके दौरान होता है, तो जो 24वें का उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में दिया जाता है। ठीक है, क्या एपिसियोटमी किया जाता है। देखिए एपिसियोटमी क्या होता है मैं बता दूंगा। तो ये प्रसव पीड़ा के जो है दूसरे चरण में किया जाता है एपिसियोटमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अब प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में किया जाता है एपिसियोटमी। अब इसको देख लीजिए एपिसियोटमी होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चा जो है दूसरे चरण में निकल रहा है, क्राउनिंग हो गई है। ठीक है, बच्चा जो है, बच्चे का सिर दिख रहा है, अब निकलने में परेशानी होती है, ठीक हो रही है। तो जो मिडवाइफ होती है ना, जो मिडवाइफ वगैरह वो कट मारती हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं एपिसियोटमी। ठीक है, अब देखिए ये जो तिरछा कट हो रहा है इसको बोलते हैं लेटरल, मीडियो लेटरल एपिसियोटमी, मतलब कि तिरछा कट करके निकलना है। एक होता है मिडिल एपिसियोटमी, मतलब कि एक सीधा कट किया जाता है। कहने का मतलब है कि दो कट किया जाता है। तो जो बच्चा क्राउनिंग हो जाती है उसके बाद दूसरे चरण में इस एपिसियोटमी को की जाती है कट करके, कि ताकि बच्चा जो है आसानी से डिलीवर हो सके, आसानी से निकल सके। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से चीज़ों को देख लेना है। और टर्म्स को बायोलॉजी में सीधे से बात हो रही है कि जो टर्म्स है ना, एक एक टर्म्स को आपको याद रखना है। ठीक है, एपिसियोटमी है तो एपिसियोटमी को आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, कि एपिसियोटमी होता कब है, ये क्या होता है, और ठीक है इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न है कि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, जो भारत की जो सरकारी स्वास्थ्य मानक है उसके अनुसार प्रथम प्रसव भेंट की जानी चाहिए, मतलब प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए, मतलब कि जो पहली बार जब डॉक्टर से भेंट किया था वो कब किया जाता है, कब करना चाहिए, मतलब सरकार इसको कब कहती है। तो 2 सप्ताह की गर्भावस्था में, या गर्भावस्था के 12 सप्ताह में भीतर, या गर्भावस्था के 14 सप्ताह के भीतर, या गर्भधारण के 20 सप्ताह के भीतर। जो 25 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर जो है डॉक्टर से पहला मुलाकात करना चाहिए। ठीक है, 25 का हो जाएगा बी, यानी कि गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर जो है पहला मुलाकात करना चाहिए। तो देख लीजिए इसका, भारतीय सार्वजनिक मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व जो है फर्स्ट एंटेनल विजिट जो है गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए, मतलब डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए, कैसा स्थिति है क्या है, डॉक्टर जांच उच करके बता देंगे। ठीक है, तो गर्भधारण के 12 सप्ताह के अंदर, 12 सप्ताह मतलब कि बढ़ते 84 दिन के भीतर, यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने के भीतर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 महीने के भीतर मान के चलिए। अब आते हैं 26वें प्रश्न पे। जो लेबर रूम होता है का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए। जो लेबर रूम होता है ना, जहाँ पे प्रसव होता है, जहाँ की डिलीवरी होती है, उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 से 24 डिग्री, 26 से 28 डिग्री, या 28 से 30 डिग्री, या 24 से 37 डिग्री। तो जो 26 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जो लेबर रूम का तापमान है वो 26 से 28 डिग्री तक होने चाहिए, तथा इस दौरान जो है ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, मतलब कि उसमें जलवाष्प की मात्रा जो है 40 से 70% के बीच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड के टीके लगने के बीच जो है कम से कम कितना दिन का अंतर होना चाहिए। बताए थे कि टिटनेस टॉक्साइड होता है महिलाओं को लगता है जब गर्भधारण होता है, तो ठीक है, जो भी अंदर का इन्फेक्शन होता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने वाला है, उससे जो है बचाव मिलता है। ये जो है इस चीज़ को हम जो है टीकाकरण में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है लगभग 85% कोर्स खत्म कर दिए, एक लेक्चर बस बचा हुआ है 85% से हम लोग पहले हैं बीच, मतलब कि उसके बाद हम लोग 85% कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, उसको बार बार रिवाइज कर दीजिए, जो भी नहीं है उसको देख लीजिए जाके। ठीक है,
तो कम से कम जो है 1 सप्ताह के भीतर जो है 1 सप्ताह का, कम से कम 2 सप्ताह का, कम से कम 4 सप्ताह का, कम से कम 12 सप्ताह का। तो उत्तर हो जाएगा 27 का आपका सी, यानी कि कम से कम जो है 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, मतलब 1 महीने का लगभग जो है अंतर होना चाहिए दोनों के टीके लगने में, ठीक है, टिटनिक टॉक्साइड के टीके लगने में। देखिए जो भी गवर्नमेंट टीका डिसाइड किए, टीकाकरण चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये टीका बिल्कुल बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। कुछ तो देख लीजिए, गर्भवती महिला के टिटनेस टॉक्साइड ये टीका उन्हें उनके जो है बच्चे के टिटनेस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, और टिटनेस इससे 2 टीके के बीच में कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। जो टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगता है 2 टीका लगता है, और दोनों के बीच में जो है लगभग 1 महीने का, यानी कि 1 महीने का, यानी कि लगभग 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 पे आते हैं। प्रसव का संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मैं समझाता हूं आप चीज़ों को एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, और जो एक 60 नोट्स होता है उसको आप बनाते चलिए, ठीक है। यार सिलेक्शन होगा क्यों नहीं, पहले मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। काम जब सही होगा तो सब कुछ सही होगा, काम ही जब गड़बड़ होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो काम पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन होगा क्यों नहीं, ठीक है। प्रसव का संभावित तिथि जो पता लगाने के लिए पिछली जो माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जुड़ना चाहिए, जो पिछली माहवारी है उससे कितना दिन जुड़ना चाहिए प्रसव की संभावित तिथि को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो 9 माह 2 दिन, 9 माह 7 दिन, 9 माह 14 दिन। तो 28 का उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी, यानी कि 9 माह 7 दिन। तो जो भी संभावित तिथि जोड़ा जाता है, देखिए डायरेक्ट प्रश्न आएगा, जो आदमी रटा नहीं होगा उसको दिक्कत हो जाएगी कि 9 माह 7 दिन जो है इस दिन जुड़ना चाहिए, ठीक है, माहवारी से, अपने पिछले माहवारी से। और ये दिन भी याद रखना है, जो दिन मैं बताने वाला हूँ मैं, कि इस प्रसव संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से 9 माह 7 दिन का जोड़ना चाहिए। मनुष्य को सामान्य गर्भकाल 280 दिन होता है। मनुष्य ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सामान्य गर्भकाल कितना दिन होता है, तो जो है 280 दिन होता है। सबसे अधिक गर्भकाल हाथी का होता है 22 से 23 महीने का, ठीक है, 22 महीने से 23 महीने का हाथी का होता है। हालांकि पूछेगा नहीं, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, ये एक ऑप्शन था। उस समय जो है हाथी को किसी ने बम खिला दिया था। बताइए कितना मतलब दर्दनाक और कितना घिनौना काम है, मानवता के लिए मतलब बहुत बुरा काम है। उसको जो है फल में बम मिला कर खिला दिया था, और हाथी बेचारी मर गई थी, और बहुत बुरी तरह मरी थी, बहुत देर दिन होने के बाद मरी थी। ऐसे लोगों को तो मतलब कि क्या बताएं क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उसमें उस समय जो है न्यूज में आता, तो उस समय प्रश्न पूछा था कि 22 से 23 महीने का जो है बच्चा मैं मतलब कि बच्चा देती है हाथी, ठीक है, उसका सबसे अधिक गर्भकाल होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। गर्भवती महिला में सामान्यतः श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। जो गर्भवती महिला होती है, माँ की बात हो रही है, उसमें नॉर्मल श्वसन दर कितना होता है, 10 से 12 प्रति मिनट, 12 से 20 प्रति मिनट, 18 से 24 प्रति मिनट, या 20 से 24 प्रति मिनट। तो जो 29 हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 12 से 20 प्रति मिनट, ठीक है, 12 से 20 प्रति मिनट हो जाएगा। सामान्यतः गर्भवती महिला का जो श्वसन दर होता है वो होता है 12 से 20 बार प्रति मिनट, एक मिनट में 12 से 20 बार जो है सांस लेती है गर्भवती महिला। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। फेटोस्कोप यानी कि फेटल हार्ट साउंड गर्भधारण के कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जो हार्ट बीट आता है वो कब सुना जा सकता है, तो 12 सप्ताह में सुना जा सकता है, 20 सप्ताह में सुना जा सकता है, या 24 सप्ताह में, या 32 सप्ताह में। तो जो उसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का, हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि जो है 20 सप्ताह में इसको सुना जा सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब कि इसको सुनना है, ठीक है। तो जो फेटोस्कोप से जो फेटल हार्ट साउंड होता है गर्भधारण के 20 सप्ताह के बाद सुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। डैश का उपयोग करके प्रसव की अपेक्षित तिथि की गणना की जाती है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिए कि किसका उपयोग करके जो है प्रसव की अपेक्षित तिथि का गणना की जाती है। इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उड का सूत्र के, या नेगल के सूत्र का, या रॉबर्ट के सूत्र का, या जॉनसन का सूत्र का। तो जो 31 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नेगल साहब का जो सूत्र था, इसको बता चुके हैं। उससे किसकी गणना की जाती है कि अपेक्षित डिलीवरी कब होगी, जो अपेक्षित डिलीवरी होने वाली है वो कब होगी, इस चीज़ की गणना की जाती है नेगल साहब के सूत्र के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। देखिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। जो प्रसव पूर्व जांच होती है, जो डिलीवरी से पहले जांच होती है, ये जांचें जो है बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? हीमोग्लोबिन, यूरिन और यूरिन शुगर या HCG का, या हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर या यूरिन एल्बुमिन का, हीमोग्लोबिन का, ब्लड शुगर का या यूरिन शुगर का, हीमोग्लोबिन का, यूरिन शुगर का या HPL का। तो बताइए इसमें से कौन जो है जांचें प्रसव पूर्व बहुत जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हीमोग्लोबिन का, यूरिन शुगर का और यूरिन एल्बुमिन का। तो 32 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, हम प्रसव पूर्व जांच में जो है आपका हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन जांच होनी चाहिए जब भी जांच हो रही है तो। ठीक है, अगला प्रश्न 33वां आपके पास सामने स्क्रीन पे कि सामान्य प्रसव काल में औसतन कितना खून बह जाता है। एक जो सामान्य प्रसव होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, ध्यान रखिए नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, उसमें कितना खून बह जाता है? तो 500 ml, 300 ml, 500 ml या 700 ml। तो उत्तर हो जाएगा 33 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 500 ml लेने के लिए लगभग आधा लीटर जो है खून, आधा लीटर खून बह जाता है। ठीक है, 500 मिलीलीटर खून बह जाता है सामान्य डिलीवरी में। तो सामान्य प्रसव में जो आधा लीटर खून बह जाता है लगभग। 34वें प्रश्न पे आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न है कि बायोमेडिकल वेस्ट रूल, जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल करने का, वेस्ट रूल को डिस्पोज करने का, उसके अनुसार नाल यानी कि जो प्लेसेंटा होता है कौन सी थैली में डाला जाता है? बताइए किस थैली में डाला जाता है? पीली थैली में, लाल थैली में, काली थैली में या नील थैली में? तो 34 का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि पीली थैली में डाला जाता है। देखिए जो मेडिकल का एक रूल है कि किस चीज़ को किस में जो है वेस्ट करना है, डालना है, किस वेस्ट को किस में डालना है, तो जो प्लेसेंटा होता है उसको पीली थैली में डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल है उसको जो में प्लेसेंटा जो है उसको कहाँ डालते हैं? पीली थैली में डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 पे आते हैं। अब देखिए प्रसूत्तर बाध्यता। ठीक है, प्रसूत्तर बाध्यता बताऊंगा क्या है, बताइए आप पहले बताइए क्या होता है। पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात की जानी चाहिए? ठीक है बताइए। तो 12 घंटे से 7 घंटे में, 24 घंटे से 7 दिन में, 48 से 7 दिन में या 72 से 7 दिन में। तो उत्तर हो जाएगा आपका 35 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 24 घंटे से 7 दिन में की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है महिला की नसबंदी होती है। ठीक है, मतलब महिला इस नसबंदी के बाद, इस ऑपरेशन के बाद जो है, इस ऑपरेशन का नाम है, क्या नाम है? पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन। इसके बाद जो है महिला जो है कहने का मतलब है कि बच्चा पैदा करने में असक्षम हो जाती है। मतलब कि दो, ये लोग कब कराते हैं? जब 2 बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग करवा लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो प्रसवोत्तर बाध्यता प्रसव है उसमें 24 घंटे से लेकर 7 दिन के पश्चात जो है किया जाता है। प्रसवोत्तर बाध्यकरण में अंतर्गत महिला नसबंदी की जाती है। ठीक है, इसको नसबंदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये कब की जाती है? 24 घंटे से 7 दिन के भीतर के पश्चात किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं। एप्सियोटमी के दौरान किया जा सकता है। एप्सियोटमी आप जान चुके हैं। ठीक है, जो क्राउनिंग के दौरान जो कट लगाया जा रहा था, जो माँ के बच्चा निकल रहा था, तो क्राउनिंग के दौरान जो एक कट लग रहा था, एक एक्सीलेटर लग रहा था, एक मिडिल लग रहा था, ताकि बच्चा आसानी से निकल सके। ठीक है, तो ये कब किया जाता है बताइए? प्रसव के पहले चरण में, प्रसव के दूसरे चरण में, सेम प्रश्न आ गया, प्रसव के तीसरे चरण में, इनमें से कोई नहीं। जो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रसव का दूसरे चरण में। ठीक है, जो एप्सियोटमी जो है प्रसव के दूसरे चरण में की जानी नॉर्मली सर्जिकल प्रक्रिया। सर्जिकल प्रक्रिया में एक कट लगाती है, इसमें नॉर्मल डाई लगाती हैं, या जो मिडवाइफ होती हैं या नर्स होती हैं वही सब लगा देती हैं। ठीक है, फिर जो है उसको लगाने के बाद टाका लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पे आते हैं। आंसर आप लोग मत देखा करिए, आंसर दिख जाता है। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया कहा जाता है, बताइए। एक ऐसी महिला जिसको, ये देखिए ध्यान रखिए मेडिकल टर्म में बात हो रही है, मेडिकल टर्म में ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, उसको क्या कहते हैं? नलीपारा कहते हैं, नली ग्रेविडा कहते हैं, प्रीमी पारा कहते हैं, रेंट कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 37 का आपका, यानी कि नलीपारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नलीपारा कहते हैं जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस महिला ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया उसको नलीपारा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियस द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियस द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब कि पेप्टाइड बैंड से बना हुआ हार्मोन है। पेप्टाइड में मतलब कि समझिए कि प्रोटीन होगा ही होगा। ठीक है, लेप्टिन है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोल है, या पीपीएम पीपीए है। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा आपका
सॉरी 38 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि रिलैक्सिन है। ठीक है, रिलैक्सिन है तो उसका उत्तर हो जाएगा। तो जो रिलैक्सिन है गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियस द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये सब प्रश्न जो रट लीजिएगा, क्योंकि हार्मोन जो है ये अंदरूनी चीज है, इसको चित्र से समझाना भी आसान काम नहीं है। क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर बढ़े हुए रंजकता को कहा जाता है। ठीक है, अब रंजकता में एक तरह से आप बहुत लोग उसको छाई कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन जो जो कहने का मेडिकल टर्म है गर्भावस्था के दौरान, उसको बढ़ा हुआ रंजकता ही कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? लिनिया कहते हैं, लिग्रा या स्ट्राइया ग्रेविया कहते हैं, या क्लोस्मा कहते हैं, या कंप्यूट मेडुमा कहते हैं। तो जो 39 का उत्तर हो जाएगा उसको हो जाएगा सी, यानी कि जो चेहरे पे गर्भावस्था में गर्भकालीन में जो चेहरे पे आ जाती है रंजकता, उसको जो है क्लोजमा कहते हैं। अभी हम दिखा देंगे चित्र तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान चेहरे पे बढ़ा हुआ रंजकता को क्लोजमा कहते हैं। क्लोजमा को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी देखिए, ठीक है, ये क्या है? ये सिम्टम ऑफ क्लोजमा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये चेहरे पे जो छाई बन के आई है, देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन है ये। ठीक है, नॉर्मल स्किन है ये। ठीक है, और ये क्या है? ये क्लोजमा है। ये क्लोजमा देखिए, आपको जो है दोनों में अंतर दिख रहा होगा, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा होगा, दोनों को साफ साफ जो क्लोजमा बना हुआ है ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो गर्भावस्था के दौरान जो चेहरे पर रंजकता आती है उसको कहते हैं चोजमा। ठीक है, क्लोजमा कहते हैं। ठीक है, सॉरी क्लोजमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 40 पे। ठीक है, RCH चरण 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी में हैं, निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। ठीक है, कहने का मतलब सुनिए कि RCH चरण 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, मतलब कौन नहीं है, बाकी सभी है। देखिए RCH में क्या होता है? RCH एक तरह का जो है गवर्नमेंट का वो है प्रोग्राम है, जिसमें जो है गर्भावस्था के दौरान क्या किया जाता है? बहुत देखभाल किया जाता है, केयर किया जाता है। तो उसमें देखिए क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है, ये बातें होती है। क्या नहीं किया जाता उसको बताना है, बाकी क्या किया जाता है वो जो है छूट जाएगा, मतलब कि सिवाय पूछ रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप चलिए इस प्रश्न का देखिए, ध्यान से सुनिए। गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण ये किया जाता है, सही है। ठीक है, सुरक्षित अस्पताल या घर पर प्रसव का प्रावधान ये भी किया जाता है, सुरक्षित अस्पताल पर या घर पर प्रसव का प्रावधान भी किया जाता है। और ये प्रसव काल के बाद भी 3 जांच की प्रावधान की जाती है, ये भी सही है। प्रसव जो मतलब काल के बाद भी 3 जांच की जाती है। कौन सा नहीं किया जाता? तो ये जो है बी ऑप्शन नहीं किया जाता, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यही नहीं किया जाता है, मतलब कि एएनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म से पूर्व जांच के प्रावधान ये नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, वही बात लिखा है इसमें भी। तो RCH चरण 1 के तहत जो है की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण, अस्पताल या घर से सुरक्षित प्रसव का प्रावधान तथा प्रसव काल के बाद 3 जांच का प्रावधान। ठीक है, ये सब होता है। इसके तहत जो है एएनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान नहीं है। ठीक है, 10 जांच बहुत होता है, इतने का प्रावधान नहीं है, बाकी अन्य चीज़ें जो दिया गया है वो है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, थोड़ा सा ये धुंधला आ गया है चित्र, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। गर्भवती महिला के गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव क्लिनिक में जाना चाहिए? कह रही है, प्रश्न क्या है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व, किस महीने में, मतलब कि जब गर्भधारण हुआ उसका किस महीने में जो है डिलीवरी से पहले 2 बार उस महीने में जाना चाहिए, बताइए। तो 6वां महीना में, 7वां महीना में, 8वां महीना में या 9वां महीना में? तो 41 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 8वां महीना में जो है 2 बार जांच करानी चाहिए। तो गर्भवती महिला को जो है गर्भावस्था के 8वें महीने में 2 बार प्रसवपूर्ण क्लिनिक में जाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 42 पे आते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, जो प्रसव पूर्व देखभाल होता है का उद्देश्य सभी हैं, कौन सा इसमें नहीं है उसकी बात हो रही है, बताइए। तो माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा रक्षा करना, ये काम जो है प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य है, तो ये है भाई। ठीक है, शिशु और मृत्यु दर को कम करने के लिए ये भी है, शिशु और मृत्यु दर के लिए कम करने के लिए भी प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है। माता के साथ आने वाली 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की भी देखभाल की जाती है। ठीक है, 5 वर्ष तक जो है देखभाल की जाती है बच्चों की, सही बात है। किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, अब किशोर जो है
किशोर गर्भावस्था को रोकना जो है इसका काम नहीं है प्रसव पूर्व देखभाल का, ध्यान रखिएगा। किशोर को तो शादी करना ही पाप है, ठीक है, बच्चा डिलीवर करना ही पाप है, तो गर्भावस्था की मतलब गर्भावस्था भी पाप है, ठीक है। कहने मतलब पाप का होने का मतलब कि असंवैधानिक है, ठीक है। क्या है? असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि किशोर का जो है गर्भधारण करना। तो इस चीज़ को देख लीजिए। प्रसव जो पूर्व देखभाल के प्रमुख उद्देश्य क्या है? माता के स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, माँ के स्वास्थ्य का बढ़ावा देना है, उसकी रक्षा करना है, शिशु और मातृ की दर की कम करना है, शिशु और मातृ मृत्यु दर का, मृत्यु मतलब कि मरने से बचाना, माता के साथ आने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का भी देखभाल करना है, इसका काम है, ठीक है। तो जो प्रसव पूर्व देखभाल होता है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 43 पे आते हैं। गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शीय है, मतलब कि कहने का मतलब कि 20 सप्ताह में कहाँ पे जो है इसको हम लोग टच करके जान सकते हैं कि ये बच्चा जो है हाँ रियली में गर्भ हो चुका है, या बच्चा कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ पे बच्चा अभी फिलहाल है, कहाँ पे स्पर्श करके इस चीज़ को हम जान सकते हैं, बताइए। तो पेट पे, नाभि के निचली सीमा पे, या पश्चोरस्थी के ठीक नीचे, या पश्चोरस्थी के स्तर पर ऊपर। तो 43 है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। लेकिन नाभि के निचली सीमा पर हम टच करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ जो है क्या है, गर्भाशय का कोष है, ठीक है। तो गर्भाशय के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष यानी कि यूटेरिन फुंडस के नाभि के निचली सीमा पर स्तर पर होता है। तो कहने का मतलब है कि जो गर्भ है उसको जो है 20 सप्ताह में नाभि के नीचे टच करके पता किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 44 पे आते हैं। 45 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाला परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। जो भ्रूण में तीसरे तिमाही में मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि सॉरी दूसरी बात हो रही है, दूसरी तिमाही की बात हो रही है। दूसरी तिमाही में कौन सा, मतलब कि 4, 5 और 6, चौथा, पाँचवा, 6वां महीने में दौरान जो परिवर्तन होता है कौन होता है सिवाय, मतलब उस ये नहीं होता है, बाकी छोड़ के सब होता है, ठीक है। तो देखिए जो 44 प्रश्न है हमारा, उसमें स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज़ सुनी जा सकती है, ठीक है, इसमें तो सुना ही जा सकता है। चौथा में सुनने को मिलता है। कंकाल कैल्सीकृत हो जाता है, कंकाल में कैल्शियम को देखा जा सकता है। आंखें बंद रहती है और शरीर जो है बहुत तेजी से वृद्धि करती है, बिल्कुल। चौथा, पाँचवा, 6वां में आंखें बंद रहती है और बिल्कुल होता है। लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग नहीं होता है, ठीक है, लाइटनिंग नहीं होता है, इसलिए जो है 8 डी ऑप्शन सही है। तो जो देखिए प्रश्नगत विकल्पों में जो है लाइटनिंग शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है चौथे, पाँचवें, 6वें महीने में होता है। क्वेश्चन संख्या 45 पर आते हैं। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित में सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय किसके, ठीक है। अब देखिए गर्भावस्था में, स्थानिक गर्भावस्था में, वेस्कुलर मोल में, या हिस्टेरिकाटमी के पश्चात। जो 45वें का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि हिस्टेरेक्टमी के पश्चात जो है क्या होता है, सीरम और मूत्र का निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के सकारात्मक परीक्षण आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में एक महिला का सीरम और मूत्र में सभी HCG के बारे में कल बताए थे कि लिए सकारात्मक परीक्षण जो है देगा सिवाय पोस्ट हिस्टेरेक्टमी के, ठीक है। ध्यान रखिएगा सिवाय वाला क्वेश्चन है, मतलब कि किसके में नहीं आता है, मतलब कि बाकी इसमें तीनों में आता है, इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। बन रही है हमारे साथ।